हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड इट्स स्टडी टाइम। तो आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के थर्ड टॉपिक की, जो कि है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इसके अंदर अगेन आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, या फिर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरलिस्ट एंड पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगेन आपको शॉर्ट में आएगा तो आपसे एक या दो स्कूल्स पूछ लेगा, अगर लॉन्ग में आएगा तो आपको तीनों स्कूल्स को एक्सप्लेन करना होगा। तो अब वन बाय वन हम इन तीनों स्कूल्स को समझेंगे एंड इजी टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपने पहले वाली क्लासेस सुनी हुई है। जिन्होंने पहले वाली क्लासेस नहीं सुनी हुई वो लोग पहले वाली क्लासेस देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सब कुछ ऐड कर दिया जाएगा तो आप वहां से देख सकते हो। तो हमारा जो सबसे पहला स्कूल है वो है नेचुरलिस्ट स्कूल। तो आपको ये याद रखना है और आपको तीनों के नाम तो पता होने चाहिए। इसको जिसने फाउंड किया था वो था पुफेनड्रॉफ्ट, PUFENDORF। और ये जो पर्सन है ये बेसिकली जर्मन एंसेस्ट्री का था, तो ये जर्मन बंदा था। और इसने ये कहा कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ ऑफ नेचर पे बेस्ड है। मतलब कि जो नेचर में लॉ चल रहा है वो ही इंटरनेशनल लॉ है। तो इसीलिए इसको नेचुरलिस्ट बोला जाता है कि ये सिर्फ नेचर की बात करता था। और इंटरनेशनल लॉ लॉ ऑफ नेशंस है, बट वो सिर्फ नेचुरल लॉ पे बेस्ड है, लॉ ऑफ नेचर के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा वो किसी भी चीज पे बेस्ड नहीं है। तो नेचुरल लॉ और लॉ ऑफ नेचर इज द ओनली सोर्स ऑफ लॉ, ऑफ इंटरनेशनल लॉ टू बी प्रिसाइज। तो इसका कहना था कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लॉ के ऊपर बेस्ड है हमारा पूरा का पूरा इंटरनेशनल लॉ। इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे बाकी के जो स्कूल्स वाले हैं, जैसे कि ग्रोशियस। तो ग्रोशियस ने इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, इसकी थ्योरी हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो इसलिए इसको बेसिकली क्रिटिसाइज करने का वही मकसद था कि यार नेचुरल लॉ तो एक बहुत वेग टर्म है। अब नेचुरल लॉ क्या, अब जंगल में तो मत्स्य न्याय चल रहा है, लॉ ऑफ जंगल चल रहा है, बड़ा जो है वो छोटे को दबा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हाँ, इंटरनेशनल लॉ में भी यार ये हो तो रहा है, जो बड़ा देश है, पावरफुल देश है, यूएसए जैसा, चाइना जैसा, वो छोटे देशों को दबा रहा है। चाइना ने तिब्बत हथिया रखा है, चाइना मंचूरिया पे भी कब्जा कर रखा है, जो मंगोलिया का अपर वाला पार्ट है उसको भी कहीं ना कहीं अपने कब्जे में लिया हुआ है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि चाइना भी पावरफुल है तो इसलिए उसकी चल जाती है, यूएसए पावरफुल है उसकी चल जाती है। पर ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत वेग टर्म है और मीनिंगलेस टर्म है। नेचुरल लॉ को आप प्रॉपरली कोई डिफाइन नहीं कर सकते, और ना ही रिलेशन ऑफ द स्टेट को डिफाइन कर सकते हो कि स्टेट आपस में जब बात कर रहे हैं उस टाइम नेचुरल लॉ का कैसे प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता था। इसी थ्योरी की एक सब थ्योरी है, सब पार्ट आप कह सकते हो, कि थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एफआर मींस फंडामेंटल राइट्स, नॉट ऑफ पीपल बट ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब कंट्री। तो इस थ्योरी के अंदर वो बेसिकली क्या कहते हैं कि जो भी स्टेट बन गया, जो भी एक कंट्री एग्जिस्टेंस में आ गया, तो जब से दुनिया चली आ रही है तब से ही उसको एक नेचुरल फंडामेंटल राइट मिल गया। जैसे कि इंसान के पास कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे कि आप इंडिपेंडेंट रहोगे। हर एक राजा अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता था, वो अपने आप को प्रिजर्व कर सकता था। प्रिजर्व के लिए क्या बनाता था वो, आर्मी। अच्छा, इसके बाद वो रिस्पेक्ट की बात करता था, वो कहता था अगर मैं राजा हूं तो सारे राजाओं के साथ मैं बराबर में बैठूंगा। तो रिस्पेक्ट की बात करता था। टेरिटरी की बात करता था, हर एक राजा की एक वेल डिफाइंड टेरिटरी होती थी कि इस नदी तक मेरी टेरिटरी, इस नदी के बाहर मेरी टेरिटरी। तो जो टेरिटरीज हैं वो भी फिक्स्ड होती थी। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो हर एक राजा के पास, हर एक स्टेट के पास कॉन्कर भी करता था, तो अटैक्स भी करता था। और इक्वालिटी, इक्वालिटी के अलावा कोई कस्टम हो तो कस्टम। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था कि राजदूत है तो उसको कोई मारेगा नहीं। तो ये सब चीजें फंडामेंटल राइट्स होती थी स्टेट के लिए। और ये तब भी मानी जाती थी जब कोई भी और इंस्टीट्यूशन नहीं होता था। अब उस टाइम पे ना कोई लीग ऑफ नेशंस है, लीग ऑफ नेशंस के बारे में आप सेपरेट वीडियो वो देख सकते हो, ना ही कोई यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, और ना ही कोई और बॉडी है जैसे WHO टाइप, कोई भी और बॉडी नहीं है जो कि इस चीज को रेगुलेट कर रही है। फिर भी ये चीजें सब लोग मान रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रही है, नेचर से आ रही है। तो इसीलिए नेचुरल लॉ वाले कहते थे थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी होती है। तो ये नेचुरल लॉ की ही सब थ्योरी है। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास वो है पॉजिटिविस्ट थ्योरी। जो पॉजिटिविस्ट थ्योरी है ये बेसिकली ऑपोजिट है इसकी, नेचुरलिस्ट की।
अब ये कहते हैं कि दो तरीके हैं जहां से लॉ बनता है। बेसिकली इंटरनेशनल लॉ दो तरीके से बनता है, एक तो कस्टम से, जैसे कि हमने राजदूत वाला एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है पहले, और दूसरा इंटरनेशनल ट्रीटी से। अगर दो देश हैं वो आपस में कोई ट्रीटी कर रहे हैं तो उससे इंटरनेशनल लॉ का जन्म हो रहा है, या फिर किसी कस्टम से इंटरनेशनल लॉ का जन्म हो रहा है, जिसको सारे के सारे लोग जो है वो मान्यता दे रहे हैं। तो इसमें नेचर का कोई काम नहीं है। ये टोटली इग्नोर कर देते थे कि देयर इज नथिंग लाइक नेचुरल लॉ, कोई बड़े छोटे को नहीं, दोबारा कुछ भी नेचर से नहीं हो रहा। सब कुछ जो हो रहा है वो ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, वो सिर्फ या तो कस्टम से हो रहा है जो दो लोग मान रहे हैं, या इंटरनेशनल ट्रीटी से हो रहा है जो कि दो लोग साइन करके मान रहे हैं। वो कस्टम हो गया जो ऑटोमेटिकली सब मान गए, और इंटरनेशनल ट्रीटी होगी जो ट्रीटी के थ्रू मान रहे हैं। So international law is the sum of rules by which states have consented to bound, and that nothing can be law to which they have not consented to bound. तो यानी कि अगर स्टेट वन और स्टेट टू के बीच में कोई डील हुई है, चाहे वो कस्टमरी डील हो, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रीटी के थ्रू डील हो, तभी वो इंटरनेशनल लॉ बनेगा। अदरवाइज वो इंटरनेशनल लॉ नहीं बनेगा। तो जिस चीज का आपने कंसेंट नहीं दिया, नेचर का हमने कंसेंट नहीं दिया, तो वो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट नहीं आएगा। So positivists completely denied the notion of international law, natural law as a part of international law. क्लियर है? इसके अंदर कौन कौन ऑथर्स थे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इतना ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब इनका जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि ना ही आप कस्टम्स भी नहीं होती, रीति रिवाज भी नहीं होते, और इंटरनेशनल ट्रीटी भी नहीं होती, तब भी दो कंट्रीज के बीच में मान्यता प्राप्त है और मानी जाती है। इसका एग्जाम्पल एक तो वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था, आर्टिकल 38(1)(c), जिसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहती है कि apart from customs and treaties, general principles of law recognized by civilized nations is also a source of international law। तो आपकी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल बॉडी ने डायरेक्टली कह दिया। अच्छा, इसके बाद अगर हम एक और चीज की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जुरिस्डिक्शन है वो होती है क्रिमिनल चीजों के ऊपर, मतलब कि कहीं पे वॉर क्राइम्स हो गए, या कहीं पे कुछ और हो गया, कहीं पे जिनोसाइड कर दिया किसी बंदे ने, उन सब चीजों पे आईसीसी की जुरिस्डिक्शन होती है। उस केस में भी जुरिस्डिक्शन हो सकती है जब एक पार्टी जो है वो कंसेंटिंग ना हो। तो सपोज करो इंडिया में कोई बंदा कोई जिनोसाइड कर दे, और इंडिया इसकी पार्टी ना हो लेकिन विक्टिम हो गया, तो उस केस में भी हो सकता है कि इंडिया कह दे कि वी एक्सेप्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीसी टू ट्राई दिस क्राइम। तो उस केस में इसको जुरिस्डिक्शन मिल जाएगी, लेकिन दूसरी पार्टी से पूछा थोड़ा ना था जिसने क्राइम किया कि आप ऐसे कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं कि इनिशियली जुरिस्डिक्शन नहीं थी लेकिन बाद में आ गई। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कस्टम्स भी ना हो, इंटरनेशनल ट्रीटी भी ना हो, लेकिन जुरिस्डिक्शन हो किसी और चीज की, कहीं ना कहीं और से भी इंटरनेशनल लॉ बन रहा हो। अब इसके अंदर भी बहुत सारे सब पार्ट्स आ जाते हैं, सब थ्योरीज आ जाती हैं। तो जो इसकी मेन थ्योरी है, सब थ्योरी है, वो है थ्योरी ऑफ कंसेंट। तो ये थ्योरी छोटी सी है, ये बेसिकली बस ये कहती है कि जो स्टेट्स हैं दे आर बाउंड टू ऑब्जर्व कस्टमरी रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बिकॉज दे हैव कंसेंटेड फॉर देयर एक्सेप्टेंस। तो अगर कोई स्टेट वन है, ये स्टेट टू है, मतलब स्टेट का मतलब कंट्री अगेन, तो ये कंट्री वन है, ये कंट्री टू है, अगर इन्होंने किसी तरह के कस्टम को एग्री कर लिया था, या किसी तरह की ट्रीटी को एग्री कर लिया था, एग्री करने का मतलब दोनों देश के रिप्रेजेंटेटिव्स ने साइन किया, इसका मतलब आपने क्या दिया, कंसेंट। दोनों बंदों ने सेम सेंस में सेम चीज को एग्री किया, तो कंसेंट दे दिया, तो उसके बाद यू आर बाउंड बाय दैट लॉ, बाउंड बाय दैट लॉ। सो बस इतना सा इसका कहना है कि थ्योरी ऑफ कंसेंट के अंदर कोई भी अगर सॉवरेन स्टेट है और उसको किसी तरह के अपने कस्टमरी रूल से खुद को बाउंड कर लेता है, तो उसको उस इंटरनेशनल लॉ की पालना करनी पड़ेगी क्योंकि उसने उसे एक्सेप्ट किया था। जो सेकंड सब थ्योरी है इसकी, वो है ऑटो लिमिटेशन थ्योरी। ये बड़ी नॉन इम्पोर्टेंट सी थ्योरी है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा इजीली मैं आपको समझा देता हूँ इजी भाषा में। इसके अंदर क्या होता है कि हर एक स्टेट जो है, ये स्टेट वन हो गया, इसकी कोई विल है, इसकी कोई मर्जी है जो कि एक्सरसाइज कर सकता है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि इसका देश है, ये वहां पे कर सकता है फ्रीली और बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर इस पे नहीं डल रहा। तो ये होगी अनलिमिटेड पावर्स। लेकिन स्टेट्स क्या करते हैं, खुद ही ऑटो लिमिट कर देते हैं अपनी पावर्स को। सो वो रिस्ट्रिक्शंस प्लेस कर देते हैं अपनी खुद की पावर्स के ऊपर, देयर बाय लिमिटिंग देयर विल। तो उसी से वो क्या करते हैं, अपनी जो विल है उसको कम कर लेते हैं, ढक लेते हैं बेसिकली। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द स्टेट्स आर नॉट बाउंड टू फॉलो इंटरनेशनल लॉ बिकॉज दे आर सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट।
तो ये थ्योरी ये कहती है कि हर एक देश जो है वो अपने आप में सॉवरन है। सॉवरन का हमने मतलब देखा था कि वो किसी की प्रभुता, किसी के अधीन नहीं है, किसी की प्रभुता को नहीं मानता। वो अपने कानून खुद बना सकता है, अपना देश खुद चला सकता है और इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसीलिए उसको किसी भी तरह के इंटरनेशनल लॉ को मानने की जरूरत नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है, पैक्टा संट सर्वेंडा। इसके ऊपर क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि इसका मतलब बेसिकली होता क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बेसिकली क्या होता है कि इस थ्योरी के अंदर एक सुप्रीम लॉ है, एक सुप्रीम फंडामेंटल नॉर्म या प्रिंसिपल है, जो कि है पैक्टा संट सर्वेंडा। ये अपने आप में एक सुप्रीम फंडामेंटल रूल है, सुप्रीम फंडामेंटल नॉर्म है। और एक बार जो भी एग्रीमेंट हो गया किसी भी स्टेट्स के बीच में तो उसको गुड फेथ के अंदर, यानी कि अच्छी नीयत से, किसी गंदी इंटेंशन से नहीं, अच्छी नीयत से, वो स्टेट्स जो हैं जिन्होंने उसको साइन किया था, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 जो भी है, वो सब के सब इस चीज को फॉलो करेंगे, इस चीज को मानेंगे। और जो वियना कन्वेंशन है उसके अंदर भी जो लॉ ऑफ ट्रीटीज है, लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 में हुआ था, इसके आर्टिकल 2 के अंदर भी यही चीज लिखी हुई है कि एवरी ट्रीटी इन फोर्स इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू इट एंड मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय देम इन गुड फेथ। तो कोई भी ट्रीटी अगर इंटरनेशनल आप एंटर कर लेते हो एज अ कंट्री, तो आपको उस चीज को मानना पड़ेगा, आपको उस चीज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी और गुड फेथ में करनी पड़ेगी। यानी कि आप उसको मैलाफाइडी या गलत इंटेंशन से नहीं करोगे, आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करोगे, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उस चीज को अच्छी नीयत के साथ निभाओगे। अब आ जाते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड थ्योरी है, जो कि है ग्रोशियन की थ्योरी। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपकी सब थ्योरीज जो मैंने आपको बताई, थ्योरी ऑफ कंसेंट, ऑटो लिमिटेशन, पैक्टा संट सर्वेंटा, ये सब आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन पैक्टा संट सर्वेंटा जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये बेसिकली मिडिल पाथ है, ठीक है, मिडिल पाथ, बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा। अब इन्होंने क्या कहा कि ठीक है यार, नेचुरल वालों की भी कुछ बातें ठीक है, पॉजिटिव वालों की भी कुछ बातें ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर जो है, जो दोनों का मिक्सचर है, वो आ गया आपका इंटरनेशनल लॉ। तो बेसिकली इन्होंने ये कहा कि इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हमें दोनों ही चीजों को, और जो भी इंटरनेशनल लॉ है वो दोनों ही चीजों से आया है, कुछ पोर्शन उसका नेचुरल लॉ से आया है और कुछ पोर्शन उसका पॉजिटिव लॉ से आया है। तो दोनों चीजों को इन्होंने इक्वल वेटेज दी, इसीलिए इसको मिडिल पाथ कहते हैं। मिडिल पाथ हमें हिस्ट्री में मशहूर है ना, महात्मा बुद्ध ने मिडिल पाथ को फॉलो किया था और फॉलो करने की सीख दी थी। तो सिमिलरली ग्रोशियन यहाँ का बुद्धा हो गया, उसने मिडिल पाथ की बात की थी। अच्छा, इसके अंदर आपको याद रखना है कि इसकी जो चीफ क्रिटिसिज्म है, डेफिशिएंसी है, वो है आर्बिट्रेरीनेस। तो बेसिकली आप ये नहीं पता लगा सकते ना फिर किस सिचुएशन में कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, तो आर्बिट्रेरी है, जिसका मन करा उसने अपनी मर्जी कर दी। तो आर्बिट्रेरीनेस जो है वो यहाँ पे मेन डेफिशिएंसी है इस स्कूल की। और इसके एक और आपको याद रखना है जो पॉइंट, वो ये है कि इसने दोनों चीजों की बेसिकली अच्छी अच्छी बातें अडॉप्ट कर ली और इसका मिक्सर उसने कहा इंटरनेशनल लॉ है। और क्योंकि ये मिडिल पाथ को फॉलो करता है इसलिए इसको एक्लेक्टिक्स भी कहा जाता है, ECLECTICS, एक्लेक्टिक्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको याद रखनी है कि ग्रोशियन वाले फॉलोअर्स को ही हम एक्लेक्टिक्स भी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा अच्छा यही वाला स्कूल था। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड समझ में आ गया होगा। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको लॉन्ग आंसर आने के बहुत कम चांसेस हैं, जितना कि पहले वाले दो टॉपिक्स में से चांसेस थे उसके मुकाबले काफी कम चांसेस हैं, पर आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें। और अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या यूजीसी की तैयारी कर रहे हो तब तो आपको जरूर पता होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी टाइम वाईटी, उसको भी ज्वाइन कर लो। उसके अंदर पीडीएफ वगैरह शेयर हो जाती हैं, कोई डाउट्स हो, कुछ आंसर किसी ने चेक कराना हो तो वो सब चीज़ें उस पर हो जाती हैं।